राजस्थान, जिसकी मिट्टी में भी कई रंग बोलते हैं, जिसकी मिट्टी को राजस्थान का हुनरमंद कलाकार जब कोई आकार देता है तो वो एक इतिहास रच देता है। ये राजस्थान जो है प्रदेश, ये सिर्फ रेत और रेगिस्तान का प्रदेश नहीं है। यहाँ की माटी में घुला लोक संगीत, यहाँ की माटी में घुला लोक जीवन हमारी जीवटता का प्रमाण है। इसी संस्कृति में रचे बसे कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए प्रणय भारद्वाज का प्रणाम। और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा, मेरी ओर से भी आप सभी का स्वागत, अभिनंदन अलबेलो राजस्थान में। और बिल्कुल ठीक कहा प्रणय ने कि राजस्थान की मिट्टी बहुत अनोखी है। यहाँ पर बहुत से वीरों वीरांगनाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यहाँ की भूमि, यहाँ की मिट्टी इतनी अनोखी है कि जब ये कलाकारों के हाथ में पड़ती है तो बहुत सी खूबसूरत कलाकृतियां उकेर देती है। आज एक ऐसी ही कलाकार से आपको इस मंच पर हम रूबरू करवाने वाले हैं, जिन्होंने राजस्थान की हस्तशिल्प कला को न केवल राजस्थान में बल्कि वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं राजस्थान की जानी मानी ब्लू पोएट्री आर्टिस्ट गरिमा सैनी जी का। गरिमा जी, स्वागत है आपका अलबेलो राजस्थान में। नमस्कार। आज आप अलबेलो राजस्थान में आई हैं तो राजस्थान की मिट्टी को जिस तरह से आकार देते हुए कई कलाकृतियाँ जीवंत तो होती हैं और हमारी संस्कृति को पूरे विश्व में बिखेर देती हैं। हम उस बारे में आज आपसे बात करेंगे। जैसा प्रज्ञा ने कहा कि आप ब्लू पोएट्री के सिद्धहस्त कलाकार हैं, तो ये जो ब्लू पोएट्री है, सबसे पहले तो इसका इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। ब्लू पोएट्री कहाँ से आई, कैसे हमारे राजस्थान की पहचान बनी या राजस्थान से ही उपजी है, इस बारे में बताएं। तो जो जयपुर की ब्लू पोएट्री है, इसका जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा रहा है। अच्छा। बेसिकली ये पर्शिया से आई हुई कला है। पर्शियंस और मुगल के साथ ये धीरे धीरे दिल्ली, आगरा होते हुए, और जब यहाँ पे हमारे मुगलों और राजपूतों में एक तरीके से एक्सचेंज हो रहा था, अपना कल्चर आदान प्रदान चल रहा था, उस दौरान ये कला जयपुर आई। अच्छा। पर इस कला को जयपुर लाने का सबसे बड़ा योगदान रहा महाराजा सवाई राम सिंह जी सेकंड का। अच्छा। क्योंकि वो एक आर्ट लवर थे, एक कला प्रेमी रहे, और उन्होंने जयपुर में बहुत सी कलाओं को प्रोत्साहन दिया। और जब वो यहाँ के महाराजा थे तो उन्होंने 36 कारखाने करके एक योजना का निर्माण किया और उसकी शुरुआत करी। और उसी में जो 36 कारखाने में एक कला थी, उसका नाम था जयपुर की ब्लू पोएट्री। अच्छा। भले ही ये पर्शिया से होती हुई दिल्ली, आगरा होते हुए जयपुर आई, बट आज हम गर्व से कहते हैं कि ये कला जयपुर आके ऐसी रची, ऐसी बसी कि अब ये पूरे विश्व में, पूरे देश में जयपुर के नाम से पहचानी और जानी जाती है। बिल्कुल। और जैसा कि हम कहते हैं कि पहले के ज़माने में और इतिहास में कि कोई भी कला का प्रमोशन या उसका प्रचार केवल राज्य आश्रय के सानिध्य में ही होता है। तो जब महाराजा सवाई राम सिंह जी सेकंड ने 36 कारखानों की नींव रखी, उसमें जब जयपुर की ब्लू पोएट्री को बनाना और उसको प्रोमोट करना उन्होंने स्टार्ट किया, तो उस तरीके से इस कला को जब जयपुर में मिला। बट क्योंकि जब जो नेक्स्ट राजा आए वो इस कला में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, तो इस कला की जो फंडिंग है वो धीरे धीरे कम होती गई। अच्छा। और क्योंकि तब हमारा फिर देश आज़ादी की लड़ाई में और सब चीज़ों में जुट गया, तो कहीं ना कहीं ये कला समय की भाग दौड़ में खो गई। जी। अच्छा। एक लंबा सफर तय किया है ब्लू पोएट्री ने, आपने बताया। हम यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि ब्लू पोएट्री ने आपको कैसे आकर्षित किया। क्या बचपन से ही आपने ब्लू पोएट्री की तरफ अपना रुझान किया था या कोई और रीज़न रहा? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं ब्लू पोएट्री की चम्मच के साथ जन्मी हूँ और हुई हूँ। क्योंकि जैसे लोग चांदी की चम्मच के साथ पैदा होते हैं, क्योंकि मेरे घर में कलाओं का बचपन से ही योगदान रहा है। मेरे पिताजी शिल्प गुरु गोपाल सैनी, वो ब्लू पोएट्री के एक काफ़ी नामचीन हस्तशिल्पी रहे हैं, और मैं उनकी बेटी हूँ, तो बचपन से ही वो देख के बड़ी हुई हूँ। बट क्योंकि मेरी माँ भी एक म्यूज़िक टीचर है, तो कलाओं का जब मैंने पढ़ाई करना भी शुरू नहीं किया था, तब से मैंने डांस से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी थी। अच्छा। तो जब मैं 3 साल की थी तो मुझे सबसे पहले मेरी मम्मी ने डांस स्कूल लेके गई, और वहाँ से मेरी कलाओं को, नृत्य, म्यूज़िक और आर्ट से मेरा जुड़ाव बचपन से ही रहा। जैसे फिर स्कूल गई और धीरे धीरे पढ़ाई करी, पर क्योंकि कलाओं में पली बड़ी थी तो कला कभी पढ़ना नहीं चाहा, प्रैक्टिकली उसको करने में ज़्यादा मेरी रुचि रही। तो मैंने पढ़ाई कॉमर्स में करी,
बचपन से ही 9th क्लास से पापा के साथ उनके हर इवेंट में, हर प्रोग्राम में उनके साथ जाती थी, इस कला की चर्चा करती थी। मैं कहती हूँ कि मैं उनकी संगीत की शब्दों को बयां करती थी, उनके संगीत का जो लिखते थे उसको मैं गा के लोगों को बताती थी कि कैसे ये कला बनाई जाती है, आई है और इसको बनाया जाता है। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कॉमर्स में करी और अपना मास्टर्स इंटरनेशनल बिजनेस में करने के बाद जैसे हर माँ बाप को रहता है कि उनके बच्चे क्या करेंगे, तो उसी तरीके से एक दिन मुझे भी बिठा के पूछा गया कि आप करना क्या चाहती हैं। मैंने कहा कि मुझे कॉर्पोरेट जॉब नहीं करना। अच्छा। और क्योंकि मैं पूरी जयपुर की बच्ची हूँ, यहीं पे पली बड़ी, मेरी पढ़ाई सब जयपुर रही। एक आईसेक करके ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके साथ भी मैंने काम किया। तब एक एक्सप्लोर इंडिया करके एक प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था, जहाँ पे मैंने 30 अलग अलग देशों से आए हुए बच्चों को हमारा राजस्थान और इंडिया के कल्चर और आर्ट से उनको रूबरू करवाया। तो तब से ही कलाओं में ही कुछ करने का मेरी इच्छा थी। तो जब ये सवाल मेरे से पूछा गया पापा ने और मम्मा ने, तो मैंने कहा कि पापा बोले कि देखो तुम शुरू से ही मेरे साथ आती जाती रही हो, तुम्हें इस कलाओं में बहुत रुचि भी रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आओगी इस कला को प्रोफेशनली एज अ पैशन और फॉलो करोगी। तो उन्होंने कहा 1 महीना आइए, आप देखिए कि आपको कैसा लगता है, आपको अच्छा लगे तो करिएगा, क्योंकि ये कलाएं हैं बिना पैशन और के नहीं करी जा सकती। तो वो 1 महीना कब 9 साल में बदल गया, पलक झपकते ही पता ही नहीं चला। और उसी तरीके से अब मैं कब ब्लू पॉटरी के प्यार में बहती चली गई और कारवां और सफर बस चलता चला। ब्लू पॉटरी का ये प्यार तो आपकी पोशाक को देख के भी लग रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ब्लू पॉटरी हमें दिख रही है। और जैसा कि आपने कहा कि आपकी जो एजुकेशन रही पूरी कॉमर्स बेस्ड रही, और अपने पिताजी का जिक्र किया, शिल्प गुरु गोपाल जी पहले भी हमारे इस कार्यक्रम में अल्बेलो राजस्थान में आ चुके हैं, उनसे भी बात हो चुकी है। तो आपसे जानना चाहेंगे, कॉमर्स का पूरा बैकग्राउंड रहा, आपसे पूछा गया किस क्षेत्र में जाना चाहती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ब्लू पॉटरी जिसमें इतनी शिद्दत से आप जुटी हैं, जिस तरह से आपने पूरे विश्व में इसको फैलाने की एक मुहिम छेड़ी है, आप बहुत अच्छी हुनरमंद कलाकार हैं, क्या इस तरह का कोई पढ़ाई में सर्टिफिकेट है, कोई डिप्लोमा है जिसमें ब्लू पॉटरी बनाना सिखाया जाता है, ब्लू पॉटरी कैसे क्रिएट की जाती है आने वाली पीढ़ी के लिए? सैडली नहीं है अभी। नहीं है। हमारी कोशिश है कि हम धीरे धीरे इसको करें। जैसे आजकल का जो नया सिलेबस है उसमें भी कारीगरी को एक काफ़ी महत्व रखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी काफ़ी योगदान है कि हम लोग स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करें। तो उसके तहत आजकल स्कूलों में भी काफ़ी प्रोग्राम्स हो रहे हैं ताकि बच्चों को बचपन से ही इन कलाओं से रूबरू कराया जा सके। तो कोशिश है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में क्या पता हम एक सब्जेक्ट भी एज अ ब्लू पॉटरी लॉन्च कर दें, क्योंकि ये कला सिर्फ जयपुर में की जाती है। तो अगर जयपुर में जो बचपन से ही बच्चे जब वो स्कूल जा रहे हैं उन्हें इस कला के बारे में पता चलेगा और वो इससे रूबरू होंगे, तो वो इस कला को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। बहुत सही बात और इसको अपने प्रोफेशन में भी क्या पता वो अपना प्रोफेशन बहुत अच्छी बात है। एक बहुत अच्छी मुहिम भी रहेगी कि अगर बच्चों को बचपन से ही हमारी राजस्थान की कला से रूबरू अगर करवाया जाता है तो हमारी राजस्थान की कला हर क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर पहुंच सकती है। आपने बताया कि आपको ये कला विरासत में मिली है, आपके पिताजी ही आपके गुरु रहे इस कला में। आपके पिताजी की अगर हम बात करते हैं, आपके पिताजी ने ये कला कहाँ से सीखी, उनके गुरु कौन रहे? तो जब ये कला वापस 1963 में रिवाइव करी गई तो 2 महिलाओं का योगदान काफ़ी रहा, महारानी गायत्री देवी और कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन 2 महिलाओं ने यहाँ पे एक आर्ट स्कूल चालू किया और उन्होंने पद्म श्री कृपाल सिंह जी शेखावत जी को, जो जापान में इंडियन पेंटिंग पढ़ा रहे थे, उनको जयपुर बुलाया और उन्हें कहा कि ये एक पॉट है, मुझे नहीं पता कैसे बनता है पर मुझे बहुत पसंद है और ये यहाँ बनाया करता था, आप इसे बनाएं। तो पद्म श्री कृपाल सिंह जी शेखावत जी ने इस कला को 1963 में रिवाइव किया और स्टार्ट किया। अच्छा। और मेरे पिताजी का सौभाग्य रहा कि उन्होंने मास्टर्स ड्राइंग एंड पेंटिंग में करने के बाद जब वो अपनी पीएचडी कर रहे थे तो उनका पीएचडी का सब्जेक्ट था कृपाल सिंह जी की कला शास्त्र। अच्छा। और उस 5 साल के दौरान जब वो अपने पीएचडी के थीसिस लिख रहे थे और कर रहे थे, तब
वो कृपाल सिंह जी शेखावत जी से उन्होंने कला सीखी और इस तरीके से वो कला हमारे घर में आई। और फिर उन्होंने खुद का राम गोपाल ब्लू पॉटरी के नाम से स्टूडियो स्टार्ट किया जी, जहाँ पे ये कला हम 32 साल से बना रहे हैं। जी जी और जी। इसको प्रमोट और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसा आपने बताया, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत जी। साहब ने अपने शिष्यों को तैयार किया, आपके पिताजी को भी तैयार किया, जी, और बिल्कुल। इस तरह से कला आपके हाथों में आई है। और ये सफ़र जब चल रहा है तो ब्लू पॉटरी को जीआई टैग भी मिला है। बिल्कुल। इसका बारे में बताइए, क्या मुहिम रही, कैसे तैयारी हुई इस टैग तक पहुंचने की? जो ब्लू पॉटरी है, क्योंकि क्या हो रहा था कि एक जी सॉरी हाँ, मेरे ख्याल से ये जो सफ़र रहा है ना ब्लू पॉटरी का, इसमें आपके पिताजी का और गरिमा का जिस तरह से योगदान है, मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियां भी इसका बहुत अच्छी तरह लाभ उठा बिल्कुल। पाएंगी। बताइए। तो जो ब्लू पॉटरी है, क्योंकि एक आम इंसान को एक मिसकंसेप्शन है कि जो भी ब्लू एंड वाइट दिखती है पॉटरी, वो ब्लू पॉटरी है। जी बट एक्चुअली जो जयपुर की ब्लू पॉटरी है, इसका जो बनाने की पूरी प्रक्रिया है वो काफ़ी अलग है दुनिया में होने वाली हर पॉटरी से। तो बीच में ऐसा हो रहा था कि जो खुर्जा पॉटरी वाले हैं वो अपनी ब्लू पॉटरी करके अपने मशीन मेड प्रोडक्ट्स को जयपुर की ब्लू पॉटरी के नाम से बेच रहे थे। तो उससे मार्केट में कंपटीशन अनफेयर हो रहा था। अच्छा, अच्छा तो 2009 में मेरे पिताजी ने हमारे ब्लू पॉटरी सोसाइटी को लेके एक ब्लू पॉटरी जन कल्याण समिति का निर्माण किया। जी और उसको उस समिति के तहत उन्होंने गवर्नमेंट से जीआई टैग लेने का एक मुहिम चलाई। तो जीआई एक तरीके का पेटेंट होता है, उसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इंडिकेशन जी सो इसको लेके आप अगर आप जीआई टैग ले लेते हैं तो उससे ये एक मार्का हो जाता है कि ये कला सिर्फ इस ज्योग्राफिकल टेरिटरी में क्राफ्ट की जाती है और दुनिया में कहीं भी और नहीं बन रही है। जी जी जी। सो क्योंकि जब ये कला जयपुर आई और यहीं आके, क्योंकि अब ये जहाँ से आई अब वहाँ पे भी ये इस तरीके से नहीं बनाई जा रही है। अच्छा, तो अब वो जयपुर आके और यहाँ जो बस गई है, तो जी। इसको एक जीआई टैग देके हमने एक प्रोटेक्ट करने की इसको पूरी कोशिश करी है, बहुत जी। अच्छे। ताकि जो मार्केट में लोग झूठ बोल के किसी और पॉटरी को ब्लू पॉटरी करके बेच रहे हैं, उससे जो जयपुर की ब्लू पॉटरी है उसको बचाया जा सके। बिल्कुल सही कहा आपने कि ब्लू पोट्री हमारे राजस्थान की देन है और राजस्थान से ही वैश्विक स्तर पर पहुंच रही है। प्रणय, हम बहुत देर से जिक्र कर रहे हैं ब्लू पोट्री के बारे में, कहाँ से ये आई है और कितना इसका विस्तार हुआ है। यहाँ पर मैं एक बात आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, जब ब्लू पोट्री की बात हो रही है तो ब्लू पोट्री बनाने के लिए किन सामग्रियों का, किस तरह के सामान का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से आप इन रंगों को बनाते हैं? तो दुनिया में जितनी भी पॉटरी है वो क्ले से बनती है, बट जो जयपुर की ब्लू पॉटरी है इसका जो पहला इंग्रेडिएंट होता है वो होता है क्वार्ट्ज स्टोन पाउडर, जिसको हम देशी भाषा में चकमक पत्थर भी बोलते हैं। अच्छा। ये वही पत्थर है जिसको दो को रब किया जाए तो इसमें स्पार्क निकल के आग लग जाती है। बट क्योंकि हम पॉटरी बनाते हैं तो हम इसका पाउडर यूज़ करते हैं, क्वार्ट्ज स्टोन पाउडर, और उसको ग्लास पाउडर, कतीरा गोंद जो हम सर्दी में लड्डू भी खाते हैं, पर हम जो यूज़ करते हैं वो एकदम रॉ फॉर्म ऑफ कतीरा गोंद है। अच्छा, साजी एक तरीके का नमक होता है जो पापड़ में भी डलता है, और मुल्तानी तो आप जानते ही जी, जी, हैं। जी। बट हम मुल्तानी का सिर्फ 500 ग्राम्स डालते हैं 40 केजीज में। अच्छा, तो ये एक बहुत ही बेयर मिनिमम इन्वॉल्वमेंट रहता है और इन पांचों चीज़ों को पानी से मिक्स करके एक डो तैयार किया जाता है। अच्छा। और फिर उस डो को मोल्ड की हेल्प से, जैसे आप केक बनाते हैं तो उसके लिए मोल्ड चाहिए होते हैं, ऐसे ही हमारा कोई भी नया शेप या साइज हम बनाते हैं उसके लिए हम एक खुद का पीओपी का मोल्ड बना के और इस डो की चपाती बनाते हैं। अच्छा। तो जैसे आटे की रोटी है वो आप रोल कर सकते हैं, पर आपने अगर बाजरा और मक्के की रोटी खाई हो या बनाई हो तो उसको आप बेल नहीं सकते। जी जी जी। तो जो हमारे डो का टेक्सचर है वो बाजरा और मक्के के आटे जैसा है। जी जी तो इसको रोल नहीं किया जाता, इसको थापा जाता है। जी जी जी। थाप के इसकी चपाती बनाई जाती है, खा नहीं सकते पर बनाई जाती है। और फिर उसको एक उस मोल्ड में, उस सांचे में डाला जाता है और उसको उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट उस मोल्ड के बाहर निकल रहा होता है उसको कट करके हटा दिया जाता है। फिर उसमें पानी भर के उस मोल्ड को सुखाया जाता है और फिर जब वो सूख जाता है उसको सैंड पेपर और उससे फिनिशिंग करके उस पर कार्य स्टार्ट किया जाता है। तो हमारा जो पूरा मेकिंग का प्रोसेस है ये 20 से 25 दिन लग जाते हैं। अच्छा। और ये 45 बार लोगों के हाथ से निकल के एक छोटे से छोटा पीस तैयार होता है। अच्छा। जब पूरी शेप, क्योंकि टुकड़ों में बनता है, क्योंकि इसमें लोच नहीं होता,
तो जैसे आप देखेंगे कि पॉटरी पॉटर्स व्हील पे बनाई जा रही है, बट क्योंकि हमारे लोच नहीं होता तो इसको टुकड़ों में बन के और इनको जोड़ा जाता है। फिर इसको फ्री हैंड पेंट और कलर किया जाता है नेचुरल मेटेलिक ऑक्साइड कलर्स से। अच्छा। जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। मैं इनको जादुई रंग भी बोलती हूँ। अच्छा। क्योंकि जब हम इन्हें पेंट करते हैं ये कुछ और दिखते हैं, और जब इन्हें पकाया जाता है तो उसके बाद इनका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो इसको फ्री हैंड पेंट और कलर किया जाता है। उसके बाद इस पे एक ग्लेस की लेयर चढ़ाई जाती है, और उसके बाद इसे 750 to 800 डिग्री सेल्सियस पे पकाया जाता है। अच्छा अच्छा। जी, पहले हम वुड फायरिंग कर रहे थे जी। पर इन्वायरमेंट को देखते हुए हमने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया एक नई क्लिन बनाई जो गैस से चलती है। अच्छा। तो अब वो जो हम इन्वायरमेंट से 600 किलो लकड़ियां हर एक बार बेकिंग के लिए ले रहे थे, अब वो कम हो के हमारे 1.5 सिलेंडर LPG से वो बेक हो जाती है। जी जी। तो हम हर चीज़ का ध्यान रखते हुए अब धीरे धीरे इसमें जहाँ भी हम कर सकते हैं इन्वॉल्वमेंट तो वो करते हुए इस कला को बना रहे हैं। जो प्रक्रिया गरिमा ने बताई है उसे सुनकर ऐसा लगता है कि अगर हम चाहें कि भाई कल कोई पॉट मिल जाए हमें तो उसमें एक लंबा समय लगेगा, कल नहीं मिलेगा। आपने रंग की बात की, तो ये रंग राजस्थान में ही आपको मिल जाते हैं या बाहर से कहीं से आपको मंगवाने होते हैं? तो जैसे कि मैंने बताया कला पर्जिया से आई, तो शुरू में पहले ये इंपोर्ट किया जाता था। वहाँ से ऐसे मिट्टी के डले आते थे, फिर उसको छान के उसमें से वो पार्ट्स निकाले जाते थे, फिर उसको सिलबट्टे पे घोटा जाता था। सिलबट्टा, ये जो शब्द बोला ना सिलबट्टा, ये अब एक पुरानी हमारी जो परंपरा थी ना, सिलबट्टे से चटनी घोटी जाती थी, ये दाल पीसी जाती थी। आज की पीढ़ी सिलबट्टा थोड़ा वर्ड से छूती है। खैर आगे बताइए, सिलबट्टे के तो बनता था? सिलबट्टे पे हम इस कलर को लेते हैं, तो क्या है बारिश में 2 महीना हमारे काम नहीं होता है, तो रेनी सीजन में हमारी वेकेशन हो जाती है, प्रोसेस में हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस समय पे हमारे जो कारीगर हैं, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो ये कार्य कर रहे हैं, वो हमारी और चीज़ें बनाने में जो हमारे जी अगली सीजन में जो काम आ जाए। तो जो कलर है, क्योंकि वो सिलबट्टे पे घोट के बनाया जाता है, तो वो क्योंकि वो 100 ग्राम कलर को 1 हफ्ते तक, जैसे एक महिला उसको सुबह से लेकर शाम तक घोटती रहेगी, घोटती रहेगी, घोटती रहेगी, तो 7-8 दिन में घुट के वो कलर तैयार होता है। अच्छा। और फिर वो कलर हमारे पॉटरी पे चढ़ाया जाता है। अरे वाह, बहुत सुंदर। अभी आपने बताया कि एक लंबा प्रोसेस है, एक पॉट को बनाने में 30 से 35 दिन का समय लगता है, और 45 कारीगरों के हाथ से गुजरकर एक पॉट का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर प्रणय, मैं एक बात इनसे जानना चाहूँगी कि जो ये प्रशिक्षण होता है कारीगरों का, ये प्रशिक्षण किस तरह दिया जाता है? क्योंकि प्रशिक्षण भी बहुत मुश्किल होता होगा जब एक पॉट को बनाने के लिए 45 कारीगरों के हाथ से वो पॉट गुजरता है। किस तरह का प्रशिक्षण होता है? तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसीलिए हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आजकल चला रहे हैं, क्योंकि इंडिया में इतनी सारी कलाएं हैं भारत में हमारे, और काफ़ी कलाएं लुप्त हो रही हैं। तो हमारा प्रयास है कि जो ब्लू पॉटरी है, क्योंकि ये भी एक वन ऑफ द डाइंग क्राफ्ट है, लुप्त हो रही है, तो हम DCH हैंडीक्राफ्ट, MSME और काफ़ी जो लोकल स्तर पे NGOs काम कर रहे हैं, उनके साथ कोलैब करके काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करते हैं, क्योंकि हमारे पास भी इतना पैसा और फाइनेंस नहीं है कि हम फ्री में लोगों को सिखा सके। तो इस पे यहाँ पे सरकार का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो उनके जो प्रोग्राम्स हैं इसके थ्रू हमें फंडिंग मिलती है, और उसके थ्रू हम लोगों को ये 1-2 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, और उनमें उस कलाकार की एक खूबी क्या है, वो किस प्रोसेस में कहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है, वो परखा जाता है, और इस दौरान वो सीख जाता है। तो फिर हमें उन्हें हायर करना काफ़ी आसान हो जाता है। जी। और क्योंकि उसको भी बिना पैसे के काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि भारत सरकार उसको पैसा देती है इस प्रोग्राम के थ्रू, तो उनको भी एक थोड़ा फाइनेंशियली भी मोटिवेशन मिल जाता है, और इस तरीके से वो कला सीख भी लेते हैं, और उनका थोड़ा रुझान होके और वो कला करने में इच्छुक होते हैं। तो इस तरीके से हम काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रूरल राजस्थान में भी चला रहे हैं। कोशिश है कि इस कला को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं, उनको सिखा पाएं,
ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो इन कलाओं को देख पाए, इनको महसूस कर पाए। गरिमा जी, जैसे आपने बताया था शुरुआत में कि इसका कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स नहीं है, ये एक दुख की बात है। अभी आप बता रही हैं कि सरकार की ओर से एक फंडिंग होती है, हमारे पास अपनी फंडिंग नहीं है। ऐसे में कोई भी युवा पीढ़ी का सदस्य ले लें या हमारे समाज का कोई भी तबका अगर इस कला को सीखना चाहे तो क्या वो आजीविका के रूप में से अपना सकता है? बिल्कुल, ज़रूर। आपको बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। जी। आप चाहें कि आते ही आपको 6 डिजिट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वो नहीं है संभव। जब मैंने भी पापा के साथ अपना सफ़र एज अ फुल टाइम प्रोफेशन इसको चालू किया था, तो मुझे याद है बहुत अच्छे से जिस मोमेंट मैं स्टूडियो पे घुसी थी, हमारे गेट खोल के उन्होंने बोला था कि यहाँ पे आ रही हो, ये एक कला मंदिर है और अगर आप पैसों के लिए आ रही हो तो अभी वो समय है कि आप पैर पीछे हटा लें और घर चले जाएं। तो उन्होंने हमेशा मुझे यही बोला है कि ये कला एक आत्मीयता से जुड़ी है, आप ये पूजा की तरह कीजिए और पैसा सब कुछ नहीं है। मैं मानती हूँ कि आज के टाइम में पैसा होना भी अपने आप में बहुत ज़रूरी है। जी। पर अगर मेरे को लगता है कि आप किसी चीज़ को एक शिद्दत से, डेडिकेशन से, पेशेंस से करें तो पैसा अपने आप आ ही जाता है। पर क्योंकि ये कला है और कला को अगर कला की तरह आप पेश करेंगे तो मुझे लगता है कि पैसा कमाना इतना मुश्किल भी नहीं है इस कलाओं में। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, जो मुझे लगता है कि हर कला के साथ है। जी। यहाँ पर हम ग्रामीण महिलाओं की भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। ये जो ब्लू पोट्री होती है, आप पॉट के ऊपर जो चित्रकारी करते हैं या पेंटिंग करते हैं, उसमें जो आप पेंटिंग करते हैं वो किस तरह से पेंटिंग की जाती है? उसमें क्या किसी खास तरह के चित्रों का इस्तेमाल करते हैं या किस तरह की पेंटिंग को उकेरा जाता है? तो जैसे क्योंकि ये पर्शिया से आई हुई कला थी तो पहले इसमें काफ़ी सिर्फ ज्योमेट्रिक पैटर्न और सिर्फ फ्लोरल पैटर्न्स ही किए जाते थे। बट वक्त के साथ क्योंकि ये कला जयपुर में बसी और बनाई गई तो इस कला को काफ़ी मेरे पिताजी ने भी इसमें काफ़ी अपना योगदान दिया है। जब वो कृपाल सिंह जी के साथ अपनी PhD कर रहे थे तो उन्होंने बोला था कि इसमें कभी मिनिएचर नहीं हो सकता। अच्छा। बट पापा ने कहा कि आप जो सोच सकते हो वो कर सकते हो और आई थिंक उसी पे हम जिंदा हैं। तो उन्होंने मिनिएचर जब अपना स्टूडियो स्टार्ट किया तो बनाना चालू किया और वो बहुत ही बखूबी सुंदर आया। तो आप कुछ भी बना सकते हो क्योंकि हमारे लिए जैसे एक पेंटर के लिए कैनवस उनका खुला आसमान होता है, हमारे लिए उस पॉट की ज़मीन एक खुला आसमान है। हम जो चाहे उस पे बना सकते हैं। बट क्योंकि ये पर्शिया से आई और जयपुर आई तो पर्शिया और जयपुर के जो फूल के मोटिव्स हैं और जो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं उनसे काफ़ी इंस्पायर होके इस पे काफ़ी ट्रेडिशनल पेंटिंग्स और डिज़ाइन इस पे बनाई और उकेरी जाती है। ये तो अपनी चित्रकारी की बात की है और आपने कहा खुला आसमान है, किसी भी तरह का डिज़ाइन हम बना सकते हैं। क्या कलाकृति भी किसी भी तरह की बन जाती है या फिर कुछ एक चीज़ें तय हैं कि इसी तरह की पॉटरी बनाई जाएगी? कुछ तय कुछ भी नहीं होता है। मुझे लगता है कला एक अपने आप में खुला आसमान है और वास्ट समुद्र की तरह है, तो कोई लिमिटेशन नहीं है। बट क्योंकि इसमें क्ले का यूज नहीं होता है तो साइज का एक दायरा रहता है। अच्छा। क्योंकि आप जितना बड़ा पीस बनाएंगे उतना ही रिस्क उसके साथ रहेगा। क्योंकि जैसे जब हम सब करने के बाद सबसे मुझे लगता है चैलेंजिंग पार्ट बेकिंग होता है। क्योंकि जब बनाने के बाद जब वो बेकिंग में जाता है तो 10 to 20% हमारे मिनिमम ब्रेकेज रहता है। और जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे ब्रेकेज भी बढ़ता जाता है। तो जैसे अभी हमने लास्ट 36 इंच का एक पॉट बनाया था। अच्छा। तो उसका सर्वाइवल है कि 10 बनाते हैं तो 1 निकलता है। अच्छा। तो चैलेंज है पर वही मैंने बोला कि असंभव नहीं है, बट थोड़ा लिमिटेशन है। अगर आप उसको फिगर आउट करके कुछ बनाना चाहें तो आप जो चाहें वो बना सकते हैं। जैसे गरिमा जी, मैंने कहीं कहीं देखा था कि ब्लू पोट्री के ऊपर कांच से भी कारीगरी की जाती है आजकल, और अब जैसे त्योहारों का समय आने वाला है तो क्या कुछ नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ब्लू पोट्री के साथ में? जैसे अगर दुर्गा पूजा का वक्त है तो दुर्गा पूजा की वो कलाकृतियाँ उकेरें, या दीपावली का समय है तो उस तरह के कुछ कलाकृतियाँ उकेरें। क्या कुछ नया मॉडर्नाइजेशन भी किया जा रहा है उस ब्लू पोट्री कला के साथ? देखिए, मॉडर्नाइजेशन हम शेप्स में और डिज़ाइन में करते रहते हैं, क्योंकि अगर आप वक्त के साथ ग्रो नहीं करेंगे और नया चीज़ें इनोवेशन इसमें नहीं लाएंगे तो ये कला लुप्त हो जाएगी।
तो जैसे दिवाली आ रही है तो हमने दिए बनाते हैं इसमें बहुत सुंदर, और मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि हमारे जो दिए हैं वो रीयूजेबल हैं। अच्छा। तो आप इसको धो के वापस इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो आप कुछ भी वेस्ट नहीं कर रहे। और क्योंकि दिखने में काफ़ी रंगीन सुंदर, और क्योंकि इन पे ग्लेस चढ़ाया जाता है तो एक चमक होती है, तो एकदम बहुत सुंदर लगते हैं जब वो जलते हैं। और हम टी कैंडल्स भी बनाते हैं, और क्योंकि ये एक जयपुर का नायाब हीरा है तो काफ़ी लोग शादियों में, गिफ्टिंग में इसका काफ़ी लेन देन और आदान प्रदान रहता है जी। क्योंकि ये जयपुर के नाम से जानी और पहचानी जाती है। जी जी जी। तो जिस तरह की आधुनिकता की आप बात कर रहे हैं कि नए परिवेश में हम नए रूप में इसको ढाल रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं, तो किस तरह के लोग पसंद कर रहे हैं? क्या सिर्फ राजस्थान, क्या हमारा देश, या देश की सरहद के बाहर से जो पर्यटक यहाँ आ रहा है राजस्थान घूमने, क्या वो भी इसे पसंद कर रहा है? देखिए, मैं बहुत गर्व से कहना चाहूँगी, जब मेरे पापा ने हमारा स्टूडियो स्टार्ट किया था 32 इयर्स बैक का, हमारा जो मेन लोग खरीदने वाले खरीदार थे वो सिर्फ विदेशी थे। अच्छा। सारा एक्सपोर्ट होता था, 98% एक्सपोर्ट होता था। अच्छा। बट अब मैं बहुत गर्व से कहती हूँ, क्योंकि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया जो हमारी मुहिम रही आफ्टर कोविड, उससे हमने देखा कि हमारे जो भारत के लोग हैं उनका भी इस कला में उतना ही रुझान है और उतने ही चाव से वो इस चीज़ को खरीदते हैं और अपने घर में सजाते हैं। तो वो एक बहुत प्राउड फीलिंग है कि पहले जहाँ हमारा सारा सामान विदेश जाता था, अब भारत में भी और इंडिया में भी लोगों के घरों में उतने ही प्यार से उसे रखा जाता है जी, और लोग खरीद रहे हैं। ब्लू पोट्री के अलावा अगर हम राजस्थान की और भी बहुत सी हस्तशिल्प कलाएं हैं उनकी बात करते हैं, तो जो विदेशी हमारे देश में आते हैं, और कौन सी कलाएं हैं जो उन्हें अट्रैक्ट करती हैं और अपने साथ वो उनको ले जाना चाहते हैं? देखिए, राजस्थान तो अपने आप में कलाओं का एक गढ़ माना जाता है, और उस गढ़ के किले की सबसे ऊंची चोटी पे जयपुर अपने आप में खुद यहाँ बैठा है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। तो जब लोग जयपुर आते हैं, क्योंकि महाराजा सवाई राम सिंह जी की देन है, इस कला शहर को एक कला मंदिर बना दिया है उन्होंने। तो खाली ब्लू पॉटरी ही नहीं, बट यहाँ पे जैसे मिनिएचर पेंटिंग हो गई, तारकशी हो गई, आपका मीनाकारी हो गया, तो इन तरीके की कलाओं को भी पर्यटक बहुत पसंद करते हैं और बहुत ही मन से इन्हें खरीद के और अपने घर ले जाना चाहते हैं। तो गरिमा जी का जो रुझान है वो ब्लू पॉटरी में है, या बाकी कलाओं का आपने जिक्र किया उसमें भी किसी में है? मैं पूरा अपने आप को ब्लू पॉटरी बेबी मानती हूँ। हमेशा ब्लू पॉटरी से ही मेरा ताल्लुकात रहा है, और क्योंकि मैं इसी में पली बड़ी हूँ, तो नो वंडर कि मेरा हमेशा ब्लू पॉटरी की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर है ही। पर और कलाएं भी मैं उतनी ही प्यार से समझती हूँ, और जब भी मेरे दोस्त आते हैं देश दुनिया से तो उनको इन सब कलाओं से रूबरू करवाती हूँ, ताकि वो एक जयपुर से इस कलाओं का एक सौगात अपने देश, अपने शहर ले जा सके। गरिमा जी, यहाँ पर मैं आपको एक बात पूछना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि आप जयपुर के पुराने जयपुर में रहती हैं, वहीं आपका बचपन भी गुजरा है, तो ये अब बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि जब विदेशी सैलानी या राजस्थान के बाहर के भी सैलानी जब यहाँ आते हैं, तो ना केवल यहाँ की कला सभ्यता को बल्कि यहाँ के व्यंजनों को भी बहुत पसंद करते हैं। और अगर आप सिटी में रहते हैं तो वहाँ के हर गली मोहल्ले में कुछ ना कुछ अलग व्यंजन की खुशबू महकती रहती है। इस बारे में ज़रूर बताएं कि किस तरह के व्यंजनों का आनंद लेते हैं। तो हर तरीके के, मुझे लगता है खाना राजस्थानी और खाना का तो अलग ही संजोग है, और कचौरी, समोसे, ये तो मतलब ऐसा है कि सुबह का नाश्ता ही हमारा कचौरी होता है। तो जब लोग आते हैं मेरे, तो हम सबसे पहले उनको कचौरियाँ खिलाने लेके जाते हैं, क्योंकि मेरी सबसे पसंदीदा कचौरी का स्टॉप है खुटेटा की। अगर आपने कभी खाई हो वहाँ की आलू की कचौरी और उनकी चटनी के साथ, तो वो मेरा बेस्ट ब्रेकफास्ट मैं मानती हूँ। तो मेरे जब दोस्त आते तो मैं उनको वहाँ लेके जाती हूँ। हमारे यहाँ का घेवर लोगों को काफ़ी पसंद आता है, और फीनी हो गई, और लस्सी वाले की लस्सी। तो ये कुछ एक दो जगह है जहाँ मैं उन लोग को कोशिश करती हूँ कि वो वहाँ जाएं और दाल बाटी चूरमा खा के ही वो यहाँ से जाएं। जी जी जी, ये जो आपने सुबह सुबह इतने प्यारे से नाश्ते की जायकेदार बातें जो की है ना, अब लग रहा है कि ऐसा कुछ खा लिया जाए। मेरे ख्याल से ये जो कचौरी की आपने बात की, अगर ब्लू पॉटरी की छोटी प्लेट में इस कचौरी को खाया जाए और बाहर से कोई पर्यटक आए, तो मेरे ख्याल से इसको बाहर भी ले जाना चाहेगा। आप बता पाएंगे गरिमा जी की ब्लू पॉटरी सिर्फ जयपुर में ही बनाई जा रही है या बाहर भी बनाई जा रही है? हम अब बहुत गर्व से कहते हैं कि कला आई भले ही बाहर से है, पर अब सिर्फ जयपुर में ही बनाई और अच्छा क्राफ्ट की जाती है।
क्योंकि इसको अब जीआई टैग भी मिल गया है, तो वो एक तरीके का इंडिकेशन है कि ये अब कहीं और नहीं बनाई जा सकती। और अब अगर कोई इस प्रक्रिया से इस कला को और इस मिक्सचर के साथ इस कला को कहीं भी बना रहा है, तो उनको बेचना ये जयपुर ब्लू पॉटरी के नाम से ही पड़ेगा। अच्छा। अभी कुछ देर पहले आपने बात की थी कि ब्लू पोट्री को रोजगार के रूप में हम किस तरह से काम में ले सकते हैं। यहाँ प्रणय, मैं उन ग्रामीण महिलाओं की भी बात करना चाहूंगी जिनको प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है ताकि वो आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। क्या उन ग्रामीण महिलाओं के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप कुछ करना चाहती हैं या कुछ कर रही हैं? हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि DCH हैंडीक्राफ्ट और MSME के थ्रू मिलके हम ये कार्य कर रहे हैं। तो हम इन ग्रामीण सेक्शंस में जाके लोगों को इस कला के बारे में सिखा रहे हैं और उनको वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जब मैं पापा के साथ जुड़ी तो मैं चाहती थी कि हमारी वर्क फोर्स में और भी महिलाओं का काफ़ी योगदान रहे, बट उन सबको स्टूडियो लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो अब हम उन्हें 1-2 महीना बुलाते हैं स्टूडियो और फिर उन्हें सामग्री घर दे देते हैं, वो घर से बनाती हैं, उसको पेंट कलर करती हैं और फिर हम उसे हमारे स्टूडियो लाके पका लेते हैं जी। तो इससे उनका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, कला बढ़ रही है, उसका मेकिंग बढ़ रहा है और उनको घर बैठे रोजगार मिल रहा है और वो फाइनेंशियली अपने आप में स्टेबल हो रहे हैं। लेकिन उनके साथ चैलेंज ये है कि उनके जो आसपास के लोग हैं या घर परिवार के सदस्य हैं, उनका माइंड मेकअप करना, उनको किस तरह जागरूक कर पाती हैं या उनका किस तरह से माइंड मेकअप कर पाती हैं कि नहीं, आप अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ने दीजिए, ये ही आपका भविष्य है। तो आई थिंक वर्क फ्रॉम होम का एक यही बहुत बड़ा प्रॉफिट है कि उनको, क्योंकि आना जाना नहीं है, तो वो अपने एक्स्ट्रा जो समय, जब उनके पास समय होता है, जैसे अपने बच्चों और घर परिवार की जिम्मेदारियों से फ्री होके, अगर वो दिन के 2-3 घंटे भी ये कार्य कर रही हैं अपने टाइम के हिसाब से, तो वो घर बैठे रोजगार जनरेट कर सकती हैं अपने लिए। और उनको किसी को बहुत ज़्यादा इसे कन्वेंस भी नहीं करना है कि मेरे को कहीं जाना है घर से बाहर, तो वो काफ़ी लोग को उसमें उनकी सहमति पाना हमारे लिए भी थोड़ा आसान हो जाता है। जी। गरिमा जी, अब बात हुई ग्रामीण महिलाओं की आजीविका की, उनके प्रशिक्षण की और इस तरह से ब्लू पॉटरी को आम जन तक पहुंचाने की। अब कलाकृतियाँ तो बहुत सारी हैं, मिट्टी की और भी कई कलाकृतियाँ हैं जिन्हें आमजन खरीदता है और एक बजट निर्धारित करता है कि ये उत्सव आने वाला है, मेरा बजट ये है, मुझे ये चीज़ खरीदनी है। क्या ब्लू पॉटरी की तमाम कलाकृतियाँ जो इंसान खरीदने जा रहा है उसकी कीमत में और बाकी कलाकृतियों की कीमत में जो मिट्टी से बन रही है उसमें कोई अंतर है? ऑफ कोर्स थोड़ा फर्क तो है, थोड़ा मैं बोलूँगी थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि जो मिट्टी और चीज़ों से पॉटरी बनती है वो चाक पे बन जाती है, उनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम आता है और मेहनत भी जो ब्लू पॉटरी में है उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई पीस 20 से 25 दिन में बन रहा है तो उसका समय बनाने का इतना और लंबा हो जाता है कि वो मुश्किल है लोगों को कम दाम में देना, तो थोड़ा वो फर्क आता है। पर इसकी खासियत ये है कि ये 1000 साल तक कहीं नहीं जाएगी। वाह वाह, गिरेगी तो टूटेगी, पर अगर आप इसको संजो के रख रहे हैं तो आप नहीं, आपके आने वाली कई पीढ़ियों तक के लिए ये सौगात आप खरीद के और उनके लिए छोड़ के जा रहे हैं। ब्लू पोट्री के बारे में हम ये बात आपसे जरूर जानना चाहेंगे। पोट्री यानी पॉट, जी बिल्कुल। क्या ब्लू पोट्री सिर्फ एक पॉट पर बनाई जाती है या अलग अलग आजकल की चीजों पर भी बनाई जाने लगी है? तो जो ब्लू पोट्री है वो खाली ब्लू पोट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक पॉटरी है, और पर इसमें हम बहुत से इनोवेशन कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने उसी में एक इनोवेशन करके एक मास्क बनाया है। अच्छा। मास्क? अरे वाह। जी। तो उसमें मास्क पे मैंने काफी सुंदर पेंटिंग करके उसको खुद से क्राफ्ट किया है। तो खाली पॉटरी एक फूलदान या गुलदस्ते तक सीमित नहीं है, इसमें हम प्लेट्स बनाते हैं और क्योंकि डेकोरेटिव पर्पस से हमारी कला ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो ना केवल पॉट्स बट वॉल प्लेट्स हो गई, आपके वॉल डेकोरेटिव आइटम्स हो गए, आपके साइड टेबल पे रखने के लिए फोटो फ्रेम्स भी बनाए जाते हैं, मिरर भी बनते हैं। इसमें हम टाइल्स बनाते हैं जो आपके बाथरूम में, किचन में, कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। और अपने घर में एक आर्ट का कोना उससे आप तैयार कर सकते हैं। हमारा राजस्थान, जैसे कि शुरुआत में आपने कहा कि ये बहुत सारी कलाओं का गढ़ है, यहाँ ख़जाना है, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं राजस्थान की, इसमें झलक दिखती है। तो एक ब्लू पॉटरी की जो कलाकृति आपने बताई कि भाई एक सीमित दायरा है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पॉट बनाएंगे तो वो टूट सकता है, तो राजस्थान की किस तरह की झलक, कितनी झलक आप दिखा पाते हैं इन बर्तनों में?
तो जब हम इस पे पेंट करते हैं तो हम जो चाहे वो दिखा सकते हैं। तो कभी हम उस पे हवा महल बना देते हैं, अच्छा। कभी ऊंट है, घोड़ा है, हाथी है, इनको पेंट करते हैं इस पे और उनकी आकृति बनाते हैं, तो लोगों को काफी पसंद आता है। स्पेशली जब बाहर से विदेशी लोग आते हैं तो उनको हाथी में काफी रुझान रहता है, तो वो लोग काफी उस प्लेट को अपने साथ लेके जाते हैं और अपने घरों में लगाते हैं। और तो ऊंट भी काफी उनको पसंद आता है और हम फिगरेटिव ऊंट भी बनाते हैं, तो अच्छा। खाली प्लेट पे पेंट ही नहीं करते, बट एक ऊंट भी फिगर उकेरते हैं। नहीं, मतलब एज अ मॉडल बना देते हैं, 3D मॉडल ऑफ ऊंट, ताकि वो अपने घर में उसका मिनिएचर सजा सके और रख सके। जी जी। गरिमा जी, राजस्थान में ब्लू पोट्री के अलावा और किस तरह की पोट्रीज बनाई जाती हैं? मैंने कहीं पढ़ा था ब्लैक पोट्री भी करके कुछ आर्ट है हमारे राजस्थान की, वो तो क्या है? पॉटरी तो देखिए, जब से मनुष्य का जीवन इस संसार में शुरू हुआ है, पॉटरी हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा रही है। हर देश, हर एरिया में अलग अलग तरीके की पॉटरी बनती है। जिस एरिया में जिस तरीके की माटी मिलती है, उस माटी से कुम्हार उससे घड़ा और पॉटरी उससे बना देता है। तो ब्लैक पॉटरी, टेराकोटा, अलग अलग तरीके की पॉटरी का निर्माण हमारे राजस्थान में होता है। पर ब्लू पॉटरी क्योंकि एक क्वार्ट्ज स्टोन पाउडर से बनाई जाती है और इसमें किसी भी तरीके का क्ले का यूज नहीं होता है, तो ये अपने आप में एक नायाब हीरे की तरह उन सब में ऊपर चमकती है। जी जी जी। राजस्थान में भी अलग अलग जगह हैं, अलग अलग शहर हैं, क्या वहाँ पर भी अलग अलग तरह की ब्लू पोट्रीज बनाई जाती हैं? उनकी भी अलग अलग सुंदरता है या अलग अलग तरह के डिजाइन उन पे उकेरे जाते हैं, या सबका सेम ही होता है? नहीं, ये सिर्फ कला सिर्फ जयपुर में बनाई जाती है और इसीलिए अच्छा। इसको ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। और राजस्थान में कहीं भी और इसका अच्छा। कोई और वर्जन नहीं बनता जी, है। जी, ये जी। सिर्फ, तो मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि आप इस कला को खरीद सकते हैं, इसको बेच सकते हैं, हाँ। पर इसको बनते हुए देखने के लिए आपको सिर्फ जयपुर ही आना पड़ेगा। जी जी। हम बात कर रहे हैं कि हमारे जयपुर में विदेशी सैलानी आते हैं प्रज्ञा, और वो ब्लू पॉटरी की ओर आकर्षित होते हैं, यहाँ से लेकर जाते हैं। क्या गरिमा अपने साथ ब्लू पॉटरी को लेकर जयपुर की सरहद से बाहर, राजस्थान की सरहद से बाहर या देश के बाहर गई हैं? बिल्कुल, मुझे भारत सरकार द्वारा ये सौभाग्य मिला है। पहले मैं यूएस गई थी, मैं सबसे पहले मैं इजिप्ट गई थी एक्चुअली। वहाँ पे एक आर्ट स्कूल के साथ मैंने ब्लू पॉटरी के बारे में उस इजिप्ट में लोगों को बताया जी। उसके बाद मुझे पापा के साथ एक सेंटा फे फोक आर्ट मार्केट लगता है यूएस में, काफ़ी बड़ा आर्टिस्ट फेयर है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड से कलाएं आती है। वहाँ पे भी इसको प्रमोट करने का सौभाग्य मिला। उसके बाद अभी 2024 में 24 में मुझे स्मृति ईरानी जी अपने साथ डावोस लेके गई थी स्विट्जरलैंड, जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुझे अपनी कला को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स को दिखाने का एक अवसर मिला। अरे वाह। जहाँ पे मैंने सबको बताया कि कैसे जो जयपुर की जो ब्लू पॉटरी है वो दुनिया की हर पॉटरी से एकदम अलग और हटके है। जी, बहुत से कलाकारों का, बहुत से नेताओं अभिनेताओं का आपने जिक्र किया है यहाँ पर। जब वो यहाँ से ब्लू पोट्री लेकर जाते हैं तो उनका क्या, सबसे पहले तो देखकर क्या रिएक्शन होता है, और जब लेकर जाते हैं तब तो बहुत ही अलग उनकी भी फीलिंग्स होती होंगी। जब आप उन्हें देखते हैं तो आपके मन में क्या फीलिंग्स रहती हैं? हमें तो अच्छा ही लगता है हाँ जी। क्योंकि कोई हमारी कला को सराहे, उससे ज़्यादा एक कलाकार को उसकी खुशी, उसको किसी और चीज़ की खुशी नहीं हो सकती। सबसे पहले कोई ब्लू पॉटरी को देखता है तो वो बोलता है अरे ये तो चाइना में है, हमने मोरक्को में देखा है, हमने डेनमार्क में देखा है, हमने पोर्चुगल में देखा है, बट फिर हम उसे बोलते हैं कि नहीं, ये तो हमारे जयपुर राजस्थान की एक कला है और ये एक बहुत ही नायाब तरीके से बनाई जाती है। और जब हम उन्हें बताते हैं कि ये कला कैसे बनी तो वो अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा सेक्शन है जो कलाकारों का जो इस कला को बना रहा है जी जी, और इसीलिए ज़्यादा प्रमोट नहीं हो पाती है। जो लोग सैनाली जयपुर आते हैं उन तक फिर भी पहुंच जाती है, बट हमारी इसीलिए कोशिश है कि हम इस कला को दुनिया तक में पहुंचा सके, ताकि कोई इस कला को अगर यूएस में या यूरोप में या कहीं पे भी देखे तो वो बोले अरे ये तो जयपुर की ब्लू पॉटरी है, ना कि डेनमार्क, चाइना, टर्की की। तो ये दुनिया तक ये कला पहुंचे, आपका ये प्रयास है। तो जयपुर से बाहर जाकर भी क्या आप इसका प्रशिक्षण दे पा रही हैं, क्योंकि सामग्री साथ में ले जाना फिर उसको सिखाना वहाँ पर, ऐसा संभव हो पा रहा है? अफसोस नहीं।
अच्छा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कला की जो सामग्री है वो बहुत अलग है, और हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो मदर नेचर से काफ़ी अफेक्टेड रहता है। जी जी जी। अगर किसी भी इलाके में मॉइस्चर है या नमी है तो आप इस कला को वहाँ नहीं बना सकते। अच्छा अच्छा। तो अगर मैं यहाँ से सामग्री वहाँ ले भी जाऊँ तो वो भी वहाँ पे नहीं बन सकती, क्योंकि जितने भी बाहर मेजरली देश हैं वहाँ पे या तो काफ़ी गर्मी है या फिर मॉइस्चर है, दोनों ही चीज़ें हमारे लिए एंटी है। तो इसीलिए हम वहाँ सिखा नहीं सकते, हाँ। पर हम हमारी कहानी बता बयां सकते ज़रूर कर हैं। सकते जी, हैं जी, कि ये जी। कैसे बनाई। और जी जी। जी, क्राफ्ट आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, कितना इंटरेस्ट ले रही है हमारी इस आर्ट को सीखने के लिए, और क्या आपके प्रयास है कि युवा पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े ताकि हमारी जो हस्तशिल्प कलाएं हैं, जो हमारा ये बहुत खूबसूरत सा ये जो हमारे पास बहुत चीज़ें हैं वो बाहर तक भी जाएं और बच्चे भी इनको आगे बढ़ाएं? देखिए, हमारी कोशिश है, मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे तो ये कला विरासत में मिली, पर ऐसे बहुत से युवा हैं जिनको इस कलाओं के बारे में पता नहीं है। और पापा के साथ मिलके हम काफ़ी सारे वर्कशॉप्स और क्लासेस कंडक्ट करते हैं हमारे स्टूडियो में, हमारे जयपुर के अलग अलग कॉलेजेस में जाके, जी। और लोगों को बताते हैं, नई जी। युवा पीढ़ी को बताते हैं कि ये कला कैसे बनाई जाती है और आप कैसे अपना एक इसमें भविष्य बना सकते हैं और इसको कैसे प्रोफेशनली कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। जी जी जी। तो हमारी कोशिश है, बट वही है कि आजकल के युवा पीढ़ी को सब चीज़ें बहुत फास्ट चाहिए होती है। और क्योंकि मैं भी बहुत ओल्ड नहीं हूँ, आई एम वेरी यंग, तो जब मैंने भी शुरुआत करी थी, आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए भी वो पेशेंस को अपनी ज़िंदगी में डालना था, क्योंकि बहुत धीरे धीरे कला बनाई जाती है। तो क्योंकि यूथ आजकल उनको सब बहुत फास्ट ही होता है, तो वो इस कला में आते हैं, बट क्योंकि प्रोसेस देख के वो थोड़े डर जाते हैं और स्टेप बैक हो जाते हैं। बट मैं कहती हूँ कि आप करो और धीरे धीरे देखो, आपकी आने वाले टाइम में ये कला आपको वहाँ तक लेके जाएगी जहाँ तक आपने सोचा भी नहीं होगा। जी 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 जी। हमारे दर्शकों को हम एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं ब्लू पॉटरी आर्टिस्ट गरिमा सैनी। उनसे बातचीत हो रही है ब्लू पॉटरी के इतिहास पर और आने वाला समय ब्लू पॉटरी का कैसा रहने वाला है, किस तरह के प्रयास हो रहे हैं, क्या नई आधुनिकता उसमें बस चुकी है, इस बारे में गरिमा जी बता रही हैं। तो गरिमा जी, काफ़ी कुछ चीज़ें आपने बताई हैं, कुछ बताया था, ये मापदंड बता दिए कि इस तरह से हो सकता है। इसके अलावा कोई चुनौती रहती है सामने ब्लू पॉटरी की किसी भी कलाकृति को बनाने में? बनाना अपने आप में हर स्टेप एक चैलेंज ही है। जी जी जी। क्योंकि जब 45 टाइम्स आपके हाथ से होके कोई चीज़ निकलेगी, तो आप खुद सोच सकते हैं कि हर चीज़ आपको बहुत धीरे धीरे धैर्य से और टाइम से करनी पड़ेगी। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसका रिजल्ट आपको लास्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि दुनिया की जितनी भी पॉटरी होती है वो डबल फायरिंग होती है। अच्छा। पहले आप उसको बिस्किट फायर करते हैं, फिर उसको पेंट कलर करके ग्लेस करके और सेकंड फायरिंग करते हैं। पर जो जयपुर की ब्लू पॉटरी है ये एक ही बार फायर होती है। अच्छा। तो आप बना लेंगे, उस पर पेंट और कलर कर लेंगे, ग्लेस कर लेंगे, और फिर जब वो बेकिंग में जा रहा है तो वो टूट जाएगा। तो आपको हर स्टेप अपने आप में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हमें धीरे धीरे धैर्य से लेना पड़ता है। पर एक बार जब वो सारे स्टेजेस से निकल के जो लास्ट में आपको मिलता है और वो अच्छा निकलता है, तो आपको एक अलग सी खुशी मिलती है। बिल्कुल प्रणय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तकनीक का युग है वर्तमान युग, ऐसे में एआई भी बहुत सशक्त हो गया है। क्या आप जो काम कर रही हैं उसमें कहीं ना कहीं तकनीक या एआई का भी इस्तेमाल आने वाले भविष्य में देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तक तो हमें नहीं लगता। जैसे एक हाथ से लिखे हुए खत का जो भाव है, वो कोई नहीं ले सकता। बहुत सही बात की आपने, बहुत सही बात की। ऐसे ही एआई क्योंकि होने को एक ऑल डिजिटल आपके ही द्वारा दिए हुए डेटा से वो एक आउटपुट जनरेट करता है। तो मुझे नहीं लगता कि एआई कैन रिप्लेस द ब्यूटी ऑफ द क्राफ्ट जो हम हाथ से बना रहे हैं। अभी तक तो ऐसा कोई रोल दिखा नहीं है, क्योंकि मशीनी युग में भी हमारी कला में कहीं भी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे आप आटे की रोटी एक बार मशीन से बनते हुए देख सकते हैं, पर आपने देखा होगा कभी बाजरा और मक्के की रोटी मशीन से नहीं बन सकती है। तो क्ले की बहुत सी पॉटरीज हैं जो मशीन से बनाई जा रही हैं, बट ब्लू पॉटरी अभी तक भी उसका कोई मशीनी रूप
रूपांतर नहीं निकला है, क्योंकि इसमें क्ले नहीं डलता है, जी, 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 इसीलिए अभी तक बची हुई। जी जी, तकनीकी बात हुई, प्रज्ञा ने एआई का जिक्र किया कि क्या इसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो आप मना कर रही हैं। अच्छा, ये अब विचारधारा की बात आ गई है ना, क्योंकि आधुनिक विचारधारा को अपनाना आवश्यक है, नहीं तो हम ज़माने से पीछे रह जाते हैं। एक ज़माना रहा पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत साहब का, एक ज़माना रहा आपके पिताजी गोपाल सैनी जी का, और एक ज़माना आपका है गरिमा सैनी जी का। अब इन तीनों लोगों के ज़माने में और इन तीन लोगों की उम्र में एक विचारधारा तो कहीं ना कहीं बदलाव आया होगा। आपको लगता है कोई बदलाव आया है? बिल्कुल। जब मैंने पापा के साथ शुरुआत करी थी तो शुरू में उनको भी लगता था कि ये क्या बना रही है, पता नहीं कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा। बट फिर वो बोलते थे, अभी भी वो लोगों को बोलते हैं कि घर की बात थी, क्या ही लगेगा, रॉ मटेरियल लग रहा है, लग जाएगा, कोई बात नहीं, रखा रहेगा और क्या है। बट जब विदेशी सेनाली आए और उन्होंने मेरी जो स्टोरी है और मेरी कला की जो चित्र है उनसे वो उनको बहुत अच्छा लगा, और वो जब खरीदा उन्होंने और मैंने बोला कि मैं तो इतने में ही बेचूंगी, तो पापा थे कि कैसे खरीद, कोई क्यों देगा इसके लिए इतना पैसा। और मैंने कहा कि ठीक है, मैं तो एक ही बना रही हूँ, मैं तो इतना मुझे चाहिए। तो जब वो लेके गए तो पापा को लगा कि नहीं, कि जो इस पे अगर हम मॉडर्न डिजाइन और थोड़ा इनोवेटिव करेंगे और तो ये भी लोगों को काफी पसंद आएगा। और जब लोगों को पसंद आया तो फिर तो कोई दिक्कत थी नहीं। ये जो पसंद की आपने बात की है, आप इस पसंद की बहुत अच्छी तरह से इसको रूबरू हुई हैं, और ये आप जो रूबरू हुई हैं वो नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में रूबरू हुई, जहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने आपकी इन कलाकृति को निहारा था, प्रशंसा आपने जीती थी उनकी। इस अनुभव के बारे में बताएं। हमारा सौभाग्य रहा कि नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर पे जब वहाँ पे 7 क्राफ्ट्स को वहाँ पे एक मंच मिला था अपनी कलाओं के बारे में, देश दुनिया से आए हुए बड़े हस्तियों को इस कलाओं के बारे में बताने का। और उनमें से एक कला थी ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर। तो मैं मेरे पिताजी के साथ वहाँ पे थी और हमें सबको अपनी कला के बारे में जब हमने बताया, तो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो देख के बुला रहे ये तो डेल्फ्ट की पॉटरी है, ये पोर्चुगल की है, बट जब हमने बताया कि नहीं ये तो हमारे यहाँ जयपुर राजस्थान से हैं, तो वो सबके लिए एक अलग नज़रिया आया कि वो यहाँ पे भी ऐसी कुछ कला हो रही है। तो वो एक काफ़ी अच्छा वो हमारे लिए मोटिवेशन और प्रमोशन था जी। पापा ने अपने करियर में 39 इयर्स के करियर में उन्होंने काफ़ी सी ऐसी कलाकृतियाँ बना रखी थी जिनको एक मंच नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पे हमें वो मंच मिला और लोगों को हमने वो हमारे हीरे दिखाए और लोगों को वो हीरे पसंद आए और उन्होंने अपने घर में और अपने दोस्तों के लिए वो खरीद के वो हमसे वहाँ से लेके भी गए। जी 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 जी। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की प्रणय ने बात की, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिलना आपका हुआ। जी बिल्कुल। इस बारे में बताएं, क्या चर्चा की और किस तरह से हम अपनी ब्लू पोट्री को आगे बढ़ा सकते हैं, इस विषय का भी आपने जिक्र किया। जी, क्या रही वो चर्चा, क्योंकि मुझे बहुत गूज़बम्स आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने का आपको मौका। बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे उनसे मिलने का एक मौका मिला इस साल जनवरी में। अच्छा। यूथ इवेंट में जब मैं दिल्ली गई भारत मंडपम में, वहाँ पे युवा पीढ़ियों को इकट्ठा किया गया था देश से और चर्चाएं थी कि आगे आने वाले भविष्य में हम युवा पीढ़ी कैसे इस देश को और विकसित कर सकें और कैसे अपनी, तो मेरा जो टॉपिक था वो था विकास भी विरासत भी, जहाँ पे हम विकास तो करें पर कैसे अपनी विरासतों को बचा के वो विकास करें, उस पर काफ़ी हमारी चर्चा रही। तो बहुत छोटा सा इंटरेक्शन था बट वो काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेक्शन था, जहाँ पे उनसे कलाओं के बारे में और कैसे हमारी जो लोकल क्राफ्ट और आर्ट है उनको कैसे प्रिजर्व करके हम आने वाली जनरेशन्स को भी उससे रूबरू करवा सके, उसके बारे में एक छोटी सी चर्चा थी और उनके साथ फिर एक छोटा सा लंच था हम लोगों का। तो ये काफ़ी अच्छा सा इंटरेक्शन रहा। बट उनसे काफ़ी सीखने को मिला कि वो इस उम्र में भी जिस जज्बे से वो देख रहे हैं कि आने वाले भारत की जो उनका विजन है वो काफ़ी सराहनीय, और मैं उनके विजन के साथ काफ़ी साथ में वर्क करना चाहती हूँ। कितनी ऊर्जा आपने संजोई माननीय प्रधानमंत्री महोदय के शब्दों से। वो जैसे ही मुझे लगता है उनका वहाँ उस हॉल में होना अपने आप में एक फुल ऊर्जा का स्रोत रहा है, क्योंकि वो आते ही उनकी एक एनर्जी है, एक ऑरा है कि वो आपसे 2 पल भी बात कर लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाह क्या बात कही आपने, और हम इतना इंस्पायर हो गए कि और भी दृढ़ता से हम उन लक्ष्यों पे वर्क करेंगे और हमारे देश को
और आगे लेके जाएंगे। जी जी जी। गरिमा जी, बहुत सारी बातें हुई हैं आज के इस कार्यक्रम में और हमने ब्लू पोट्री को बहुत तह से जाना है, बहुत सारी परतें खोल के आपने सब कुछ बताया है। और अभी अभी आपने जिक्र किया माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, जिनके शब्दों की ऊर्जा आपने समेटी और उन्होंने भी आत्मनिर्भर भारत, जो विकसित भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं, उसमें जो आपको उन्होंने एक ऊर्जा दी है उसका आपने अनुभव किया है। आने वाली पीढ़ी को ये ऊर्जा किस तरह से आप देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप सोच सकते हैं तो आप हर चीज़ कर सकते हैं, बस लगे रहिए, डटे रहिए, बाकी सब हो जाएगा। समर्पण बहुत आवश्यक है, मेहनत बहुत आवश्यक है और कहीं पर भी निराशा हावी ना हो हम पर, ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल जी जी। तो गरिमा जी, आज आप अलबेलो राजस्थान में आई, आपने जिस तरह से ब्लू पोट्री के बारे में सब कुछ बताया है वो जानकर मन बहुत आनंदित भी हुआ और प्रफुल्लता इस बात की है कि अब ये एक नए हाथों में जाकर के ये कला और आगे जाकर विकसित होगी। आपका इस कार्यक्रम में आगमन के लिए बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ अलबेलो राजस्थान में रही ब्लू पोट्री आर्टिस्ट गरिमा सैनी जी, और यही कार्यक्रम अगर आप अभी देख रहे हैं और भूल गए हैं देखना तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। रात को 8 बजे इसका पुनः प्रसारण होगा, आप देखिएगा गरिमा सैनी जी के साथ हमारी बातचीत, और अगले अलबेलो राजस्थान फिर आपसे मुलाकात होगी। आने वाला समय अच्छा रहेगा, निराश मत होइएगा, आशा बनाए रखिएगा, जैसे अभी अभी हमने गरिमा जी से बात की। आगे दीजिए प्रणय भारद्वाज को, प्रज्ञा को। हम फिर मिलेंगे। आवनी जावन